प्रैक्टिकल की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे रिकॉर्ड और ऑब्ज़र्व रेस्पिरेशन, कैसे आप मॉनिटर करते हो आपका रेस्पिरेशन जो है वो ठीक है कि नहीं है। जब भी आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी करा रहे हो तो किसी पर्सन का, तो वहाँ पे उसका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है, रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। भाई आप कोई एक्टिविटी करा रहे हो और उसका रेस्पिरेशन रिदम जो है वही ख़राब है, रेस्पिरेशन रेट ठीक नहीं है, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम उठ सकती है, बढ़ सकती है। तो वही रेस्पिरेशन को कैसे चेक किया जाए, क्या प्रोसीजर है, आज वो सारा समझेंगे। रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा ब्रीफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। जो लंग्स है उसके अंदर एल्वोलाइज एयर सेक जिसको कहा जाता है, वो एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका रेस्पिरेशन यानी गैस एक्सचेंज में। और किस तरीके से गैस एक्सचेंज की जाती है हमारे बॉडी के लंग्स के द्वारा, ऑर्गन लंग्स के द्वारा, कितना रेस्पिरेशन एक हेल्दी रेस्पिरेशन कहा जाता है, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोटोकॉल है उसको मेज़र करने का, कहाँ पे रेस्पिरेशन रेट हाई होगा, कहाँ पे रेस्पिरेशन रेट लो होगा, ये सारा आज हम इस प्रैक्टिकल में समझेंगे। प्रैक्टिकल का जो एम है आपका, टू रिकॉर्ड ऑब्जर्व रेस्पिरेशन टू मॉनिटर फ्लुएशन इन रेस्पिरेशन। तो एम हो गया हमारा कि हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ऑब्जर्व करना है, रेस्पिरेशन मॉनिटरिंग करना है कि उसमें कितने फ्लूडिटी है, कितना आराम से आप रेस्पिरेट कर पा रहे हो, जो आपका पेशेंट है वो कितनी तरीके से, कितने सही तरीके से रेस्पिरेट कर रहा है, उसके पास प्रॉपर रेस्पिरेशन का जो कह सकते हो कि नॉर्मल वैल्यू जो है वो अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, नॉर्मल है पेशेंट या एब नॉर्मल है रेस्पिरेशन कंडीशन में। तो रिक्वायरमेंट की बात करें यहाँ पे, तो रिक्वायरमेंट में आपको चाहिए होगा एक पेन पेंसिल लिखने के लिए, ठीक है, एक सेकंड वॉच चाहिए होगी, एक हैंड वॉश आर्टिकल कोई भी चाहिए होगा, ठीक है, और कुछ अदर कंपोनेंट्स चाहिए होंगे साथ में। अब रेस्पिरेशन होता क्या है ये समझ लेते हैं। यानी ब्रीद इन ब्रीद आउट के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी सांस, मिक्सचर ऑफ एयर को अंदर इनहेल करना और फिर मिक्सचर ऑफ गैस को एक्सहेल करना। इस प्रोसेस में आपका दो गैस जो है वो आपके एल्वोलाइज द्वारा एक्सचेंज किया जाता है, जो कि है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। मिक्सचर ऑफ गैसेस जब आप इनहेल करते हो तो उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपके एल्वोलाइज के द्वारा एंटर किए जाते हैं कैपिलरी ब्लड में, और वहाँ से ब्लड सप्लाई की जाती है, जो कि हमारे आर्टरी के थ्रू फ्लो होता है पूरे बॉडी में। और वहीं से जो वेन से आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो आ रहा है, वो वापस से एक्सेल आउट किया जाता है आपके एल्वोलाइज द्वारा, वो वापस से मिक्सचर ऑफ गैसेज में शेयर किया जाता है, जिससे आपका जो कांस्टेंट प्रेशर है लंग्स का वो बरकरार रहता है, वो कम या ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पे आपका रेस्पिरेशन जो है इस तरीके से वर्क करता है, यानी लंग्स का जो काम है वो इस तरीके से वर्क करता है। जब आप इनहेल कर रहे हो तो प्रेशर सेम रहे, वो इनहेलेशन एक्सहेलेशन के टाइम पे भी कोई भी प्रेशर का वेरिएशन देखने को ना मिले। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है ये इस टाइम से सेकेंड ऑफ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड टाइमिंग में ये चीज़ हो रही होती है। यानी जब आप सांस ले रहे हो उस टाइम से ये चीज़ शुरू हो जाती है, और जैसे ही आप सांस छोड़ते हो उस टाइम पे वो चीज़ आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो एक्सक्रीशन है वो शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कि भाई मेथड क्या है जिससे आप रेस्पिरेशन जो है वो कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने हाथों को वॉश करना है, यानी सैनिटाइज कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लेके आना है। कंफर्टेबल पोजीशन इसलिए कही जाती है कि भाई पेशेंट घबराया हुआ हो गया तो ब्रीथ जल्दी करेगा, या उसको घबराने से चक्कर आ गए तो भी काउंटिंग बेकार हो गई। तो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाना या लेटाना कुछ भी आप कर सकते हो। कभी भी पेशेंट के बिल्कुल सामने मुंह के बिल्कुल सामने खड़े होकर ब्रीदिंग नहीं मतलब टेस्ट नहीं करना है। उसका रीज़न है कि उसको क्या होगा, प्रेशर रहेगा और उसकी ब्रीदिंग जो है वो आपके ऊपर भी फील होगी। तो थोड़ा साइड वाइज में होके फिर उसको क्या करना है, बोलना है कि आप आराम से सांस लेते रहो। आपको उसके बाद क्या करना है, कुछ सबसे पहले तो आपको उसका पल्स देखते रहना है साइड बाय साइड में, ठीक है, कि उसका पल्स रेट क्या चल रहा है। और पेशेंट को बताना नहीं है कि आप उसकी ब्रीदिंग काउंट करो। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि मैं आपकी ब्रीदिंग काउंट करूंगा तो आप बहुत ही बैलेंस ब्रीदिंग करने लग जाओगे। बैलेंस मतलब सांस को नॉर्मली जैसे हम कभी तेज कभी हल्की सांस लेते हैं तो वो नहीं होगा, फिर आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे सांस को अपने, ठीक है। तो वो चीज़ ना हो इसलिए आपको क्या करना है, पेशेंट को बताना नहीं है कि आप रेस्पिरेशन काउंट कर रहे हो। चेक करना है कि उसका जो चेस्ट एरिया है वो प्रॉपरली जब इनहेल कर रहा है तो वो एक्सपैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्सहेल कर रहा है तो वो वापस से जा रहा है, रिवर्स ब्रीदिंग तो नहीं हो रही है। रिवर्स ब्रीदिंग का मतलब होता है कि जब आप सांस लेते हो तब उस टाइम पे आपका पेट जो है वो अंदर की तरफ खिंचता है, ठीक है, इसे रिवर्स ब्रीदिंग कहते हैं। जो फॉरवर्ड ब्रीदिंग होती है उसमें आप जब भी सांस लोगे तो आपका चेस्ट या स्टमक का थोड़ा सा एरिया वो एक्सपैंड होगा, फैलेगा, ठीक है, उसको करेक्ट ब्रीदिंग बोला जाता है।
अब यहाँ पे क्या है, आपने पल्स भी काउंट करते रहनी है, साथ में फील करना है, और चेस्ट को भी आपने साथ ही साथ में चेक करना है कि भाई प्रॉपर वो ब्रीदिंग हो रही है या नहीं हो रही है। काउंटिंग भी साथ ही साथ में रखनी है, और फॉल और राइज का पेशेंट चेस्ट जो है उसको भी चेक करना है कि वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस ऑब्जर्वेशन को आप प्रॉपर 1 मिनट तक के लिए काउंट करोगे। 1 मिनट काउंट करने के लिए जो भी आपका प्रोसीजर है, प्रोसीजर का मतलब है आपने पेशेंट को बैठा रखा है तो उसके अकॉर्डिंगली, लेटा रखा है तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रॉपरली उस पेशेंट का ब्रीदिंग, पल्स और चेस्ट एक्सपेंडिशन, ब्रीदिंग काउंट, पल्स काउंट, ठीक है, और चेस्ट एक्सपेंडिशन और रिलैक्सेशन, ये आप चेक करोगे कि भाई कितना उसका चल रहा है 1 मिनट तक। रिकॉर्ड करोगे फाइल में सारी चीज़ें, रिपोर्ट को एनालाइज करोगे और फिर रिपोर्ट रिलीज करोगे। अगर कोई एबनॉर्मलिटी दिखती है, एबनॉर्मलिटी कैसे कह सकते हैं कि भाई बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, बहुत स्लो सांस ले रहा है, सांस लेते वक्त रिवर्स ब्रीदिंग कर रहा है। रिवर्स का मतलब हो गया जब सांस ले रहा है तो पेट अंदर जा रहा है और सांस छोड़ रहा है तो पेट बाहर आ रहा है, इसको रिवर्स ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। तो कोई किसी भी तरीके की एबनॉर्मलिटी लगती है या सांस जोर से खींच रहा है, नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है, तो ये आपको रिकॉर्ड करके नोट में उसको डालना है। अब समझते हैं रिजल्ट कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन रेट की बात करें, रिजल्ट राइटिंग में किस तरीके से रेस्पिरेशन रेट जो है वो लिखा जाता है। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ अ पर्सन या ऑफ द गिवन पेशेंट इज़, जो भी आपने रेस्पिरेशन किया, जैसे मेरा जो रेस्पिरेशन रेट था वो अप्रॉक्स 28 टाइम्स आया था, तो 28 टाइम्स इन 1 मिनट, ये मेरा रेस्पिरेशन रेट हो गया। अगर मैं बात करूं कि भाई नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट एक एवरेज का क्या रहेगा, तो एट बर्थ जब बच्चा पैदा होता है तो वो 30 से 40 बार 1 मिनट के अंदर रेस्पिरेट करता है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल इन द सेंस जब आप बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में हो, ना आप बोल रहे हो ना कुछ कर रहे हो, शांति से बैठे हुए हो, 10-15 मिनट रेस्ट करते हुए हो गया उस टाइम पे। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा रेस्पिरेशन रेट जो है वो ऑटोमेटिकली आपका बढ़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ रेस्पिरेशन रेट अगर मैं बात करूँ एट बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे उसका 30 से 40 टाइम्स जो है वो रेस्पिरेशन रेट रहेगा। 1 ईयर का जो बच्चा है उसका 26 से 30, देखो 30 अप्रॉक्स नहीं है कि 30 तक ही है, 30-35 तक भी उसको कंसीडर, +-5 जो है वो कंसीडरेबल रहता है आपका नॉर्मल रेंज में ही, ठीक है। जो 2 ईयर है वो 20 से 26 के बीच में +-5 का वेरिएशन आप लेके चल सकते हो। एडोलेंस की बात करें, जो आपके एडल्ट एज है, मतलब जो टीन एजर्स बच्चे हैं उनकी बात करें तो वो 18 से 20 तक का उनका रेस्पिरेशन रेट रहता है। प्रॉपर एडल्ट की बात करें तो 16 से 20-25 तक भी ऑन एन एवरेज हम नॉर्मल मान के चलते हैं। ओल्ड एज की बात करें तो 10 से 24 का ये जो है एक एवरेज +-5 का इसमें आप रख सकते हो। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि भाई 5 ही बार पूरे 1 मिनट में बंदा रेस्पिरेट करेगा, ये फिजिबली पॉसिबल नहीं है। तो 15 से 24 या 29 तक का भी रेस्पिरेशन रेट ओल्ड एज में देखा गया है। अब रेस्पिरेशन रेट जो है वो वेरी करता है कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो। अगर आप बोल रहे हो कंटिन्यूसली और उसके बाद रेस्पिरेशन करते हो तो उस केस में भी आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ा हुआ आएगा। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो उस केस में भी आपका रेस्पिरेशन रेट जो है वो बढ़ा हुआ आएगा, ठीक है। अगर आपने कोई योगा एक्टिविटी करी है, कोई थेरेपी वगैरह ले रहे हो तो उसमें भी आपका रेस्पिरेशन रेट कई बार क्या देखा जाता है, बढ़ा हुआ आता है। सबसे बैलेंस रेस्पिरेशन रेट या नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट जब आप सो रहे होते हो उस टाइम पे आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे किसी पेशेंट को जब सो रहा है तो उस टाइम पे जो उसका ब्रीदिंग रेट है वो एक्चुअल नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है, यानी रेस्पिरेशन रेट आपका रहता है। लास्ट रिमेंबर पॉइंट है जो आपका रेस्पिरेशन रेट जो है वो आप अगर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो उसमें काउंटेबल नहीं होगा। बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में पेशेंट है उसमें आप देखोगे कि भाई नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट उसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ पॉइंट और भी रिमेंबर करने वाले हैं। अगर कोई पेशेंट एस्थमेटिक है उसका रेस्पिरेशन रेट हमेशा आपको चेंज एबनॉर्मल देखने को मिलेगा। अगर कोई पेशेंट भाई एक्यूट रेस्पिरेशन डिजीज़ है, मतलब उसको कफ हुआ है, कोल्ड है
या वायरल हो रखा है, तो उस टाइम पे भी आपको उसका रेस्पिरेशन रेट जो है एबनॉर्मल देखने को मिलेगा। फीवर के टाइम पे भी आपका जो रेस्पिरेशन रेट है वो भी एबनॉर्मल देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी क्रॉनिक और एक्यूट कंडीशंस हैं हेल्थ की जहाँ पे रेस्पिरेशन रेट इमीडिएटली आपको चेंज देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये रेस्पिरेशन रिकॉर्ड एंड मेंटेनेंस का पार्ट जो है आपको प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। आपके लिए होमवर्क है, आपके सराउंडिंग्स में कम से कम 5 ऐसे लोगों का आपको रेस्पिरेशन रेट देखना है एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली। छोटे बच्चे को भी देखना है, ओल्ड एज को भी देखना है, एडल्ट को भी देखना है और एडोलेसेंस को भी देखना है, और उसका एक चार्ट बना के प्रिपेयर करके मुझे दिखाना है। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू।